वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। क्या ये क्षेत्र आपको नया लगा? राजनीतिक कार्यों से हम लोग राज्य और देश की यात्रा करते हैं, लेकिन यहाँ की जो मेरी यात्राएं होती हैं वो पारिवारिक यात्राएं हैं। आप जब उनके साथ भी थे, मंत्री भी थे, तो भी नीतीश कुमार का विरोध करते थे। देखिए, मैं नीतीश कुमार का मैं धुर विरोधी नहीं हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैंने कहा था कि काम करने की अगर स्वतंत्रता नहीं होगी और पार्टी के मैनिफेस्टो पे हम काम नहीं कर पाएंगे तो ऐसे सरकार में हमारा रहने का क्या औचित्य हुआ। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। TV9 की यात्रा बक्सर पहुंची है और मैं बक्सर पहुंचते ही पहुंच गया आरजेडी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के पास। सुधाकर सिंह दिन भर अपना कैंपेन कर रहे थे और रात में थोड़ा इन्हें विश्राम करने का वक्त मिला। उसी समय मैं इनके पास पहुंच गया और मैं इनसे बात करना चाहूंगा दरअसल इनकी स्थिति क्या है, क्योंकि इनकी एक अलग पहचान है। ये आरजेडी में थे, जब पूरी आरजेडी जेडीयू के साथ रहना चाहती थी तो सुधाकर सिंह तब भी नीतीश कुमार का विरोध करते थे और इसलिए इनको विपक्ष के तौर पर देखा जाता था। ये सरकार में थे लेकिन विपक्ष के तौर पर इनको देखा जाता था। रोज ये चर्चा में रहते थे, रोज ये न्यूज में रहते थे और माना यह जा रहा था कि इकलौते ऐसे शख्स हैं जो कि नीतीश कुमार का पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि बीजेपी को जब भी मौका मिला है वो नीतीश के साथ चली गई है, आरजेडी को जब भी मौका मिला है नीतीश कुमार के साथ गठबंधन कर ली है। ऐसे में सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार का हमेशा विरोध जारी रखा। इस वजह से बिहार की राजनीति में इनकी अलग पहचान रही है। सवाल ये उठता है कि बक्सर से लड़ने वाले सुधाकर सिंह कितने मजबूत प्रत्याशी हैं, यहाँ मुद्दे कितने गंभीर हैं, क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। 2 बार से बीजेपी के ही प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, लेकिन उन्हें बदल दिया गया है, नए प्रत्याशी आए हैं। तो अब हम सुधाकर सिंह के पास सीधा जाते हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिरकार यहाँ का माहौल क्या है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने इतने कैंपेन के बाद भी रात में समय निकाला। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि दिनचर्या कैसे रहती है आपकी, कैसे मैनेज करते हैं? क्या ये क्षेत्र आपको नया लग रहा? नमस्कार है सभी को। ये मेरा घर है, क्षेत्र से ज़्यादा घर है। राजनीतिक कार्यों से हम लोग राज्य और देश की यात्रा करते हैं, लेकिन यहाँ की जो मेरी यात्राएं होती हैं वो पारिवारिक यात्राएं हैं। कोई लगता ही नहीं है कि हम चुनावी राजनीति में जैसे रोज़ घूमते हैं वैसे घूम रहे हैं। रोज़ घूमते हैं इसीलिए लोगों का अपेक्षा भी नहीं रहता है कि मेरे चुनाव में अभी तक पहुँचे या नहीं पहुँचे। सबको मालूम है कि जब ज़रूरत होगा मैं मिल लूँगा। तो ये यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है कि चुनावी राजनीति के चलते कोई बहुत तनाव हो, प्रेशर हो, ये ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आपने किसान नेता के तौर पर भी पहचान बनाई है, लेकिन आपकी एक दूसरी पहचान भी है कि आप नीतीश कुमार के धुर विरोधी हैं। आप जब उनके साथ भी थे, मंत्री भी थे, तो भी नीतीश कुमार का विरोध करते थे और आप जो कह रहे थे वो सही साबित हुआ। सवाल ये उठता है कि जब आपकी पार्टी नीतीश कुमार के साथ सरकार में थी तो आपके बयान से, आपके हरकत से मुझे लगता है पार्टी भी एम्बैरस फील करती होगी, लेकिन आप जो कहते थे वो सही साबित हुआ। अब आप पार्टी के शीर्ष नेताओं से बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं? देखिए, मैं नीतीश कुमार का मैं धुर विरोधी नहीं हूँ। मैं मुद्दों के आधार पे मेरी असहमति थी और जो मेरी असहमति थी वो सच साबित हुआ। अन्यथा मेरे पारिवारिक संबंध हैं उनसे, एक पिता और पुत्र जैसा संबंध नीतीश कुमार से। लेकिन राजनीति में और जब आप एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में होते हैं तो बड़ा स्पष्ट है नियम कि आपके व्यक्तिगत रिश्ते राजनीति में नहीं आड़े आने चाहिए। जो मुद्दे साफ हैं उस पर काम करना होता है। इसलिए हम मौन नहीं साध सकते कि रिश्ते में मेरे वो क्या लगते हैं, वो मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, रिश्ते के आधार पे तय नहीं होंगे, मुद्दे के आधार पे तय होंगे। ये कहना कि मैं उनका धुर विरोधी हूँ, ये बात सत्य नहीं है।
लेकिन जिन मुद्दों के आधार पर नीतीश कुमार राजनीति करते हैं वो हम उनके साथ सरकार में थे तो भी हमारा विरोध था, सरकार के बाहर हैं तो भी उनसे विरोध है। क्योंकि उनके जो मुद्दे हैं, जिस मुद्दों पे राजनीति नीतीश कुमार कर रहे हैं, वो कॉरपोरेट कल्चर के आधार पर राजनीति करते हैं। जो इस देश की जो आरोप नरेंद्र मोदी पर है, उससे गंभीर आरोप नीतीश कुमार पर मैं आरोप लगा रहा हूं कि जिन संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास नहीं है नीतीश कुमार को, मुख्यमंत्री कार्यालय ही सुप्रीम बॉडी हो गया, लोकतंत्र में विधायिका सुप्रीम माना गया, लेकिन यहाँ पे कार्यपालिका भी सुप्रीम नहीं है। मिनिस्टर्स एक तरह से डिफंक्ट है नीतीश कुमार के राज में, कोई अपना स्वतंत्र उसकी आइडेंटिटी नहीं है, कोई एक्सटेंशन है चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के मिनिस्टर्स। आज के दिन में नहीं, नीतीश कुमार का जो पॉलिटिकल कल्चर है उसमें, तो इसलिए मेरा विरोध रहा। और आज तो सही है कि उनके जो मेरा अनुमान था कि वो फिर पुनः बीजेपी के साथ जाएंगे, क्योंकि उसी टेम्परामेंट के वो थे, वो चले गए वहाँ पर जहाँ उनको जाना था। नहीं, पर ये बताइए कि जब आप साथ आ रहे थे इनके साथ, तो आपने पार्टी में विरोध किया था, ये सच है? यह सच है कि मैं राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के संयुक्त सरकार के मैं पक्ष में नहीं था। दूसरी बात यह है कि सरकार बनने की पूरी प्रक्रिया कई राजनीतिक नई परिस्थितियों के चलते हुआ, तो उसका मैं कोई रोक नहीं सकता था और उसकी मेरी कोई मंशा भी नहीं था। लेकिन सरकार में शामिल होने की इच्छा मेरी नहीं थी, यह सर्वविदित तथ्य है। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के अंतिम निर्णय के चलते मैं सरकार में शामिल हुआ, और जिन सवालों को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैंने कहा था कि काम करने की अगर स्वतंत्रता नहीं होगी और पार्टी के मैनिफेस्टो पे हम काम नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे सरकार में हमारा रहने का क्या औचित्य हुआ। लेकिन उनका एक था आग्रह कि तुमको सरकार में होना चाहिए, तो मैंने उनके आग्रह को स्वीकार किया। लेकिन जो होना था वो पहले ही तय था, नियति तय था कि यही होना है। तो ये बताइए कि अब आप घूम रहे हैं, बक्सर में घूम रहे हैं, और बक्सर में जब आप घूम रहे हैं, आपका इमेज बहुत साफ सुथरा है, आपके पिताजी का भी इमेज बहुत साफ सुथरा है, लेकिन आप लालू प्रसाद जी की पार्टी में हैं। क्या इसका खामियाजा आपको भुगतना नहीं पड़ता है? सवाल है, आप नीतीश कुमार का तो विरोध करते हैं, लेकिन आपके प्रेसिडेंट जो सर्वे सर्वा नेता हैं वो सजा याफ्ता है, तो ये आपका इमेज उनका इमेज क्या कॉन्ट्रास्ट नहीं होता और इसका नुकसान आपको नहीं होता पब्लिक लाइफ में? सभी लोग को मालूम है कि जिन मुकदमे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सजा हुई, चूँकि वो एक न्यायिक सब जुडिस है, बहुत मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन एक बात सही है, मैं बता रहा हूँ कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जब जाएगा वो मामले खारिज होंगे। उस मामले में कहीं कोई संलिप्तता नहीं था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मुख्यमंत्री के तौर पे। अगर उसको संलिप्तता माना जाए तो फिर सृजन कांड में नीतीश कुमार आज तक क्यों नहीं जेल गए? उनके राज में तो 3000 करोड़ का ट्रेजरी लूट हुआ सृजन कांड भागलपुर में। मुख्यमंत्री ट्रेजरी का संचालन नहीं करता, ट्रेजरी का संचालन कलेक्टर करते हैं, तो कलेक्टर दोषी होंगे। उन्होंने जो काम किया होगा, कई लोग जेल भी गए, कई लोग बच भी गए। आश्चर्य भी है कि कुछ लोग बचे भी उसमें से। तो ये टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, पॉलिटिकल फेलियर नहीं था। और जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल चीफ मिनिस्टर नहीं होते, वो उसके लिए हाउस कोई भी एक्सपेंडिचर के बाद कि करेक्ट एक्सपेंडिचर नहीं है, उसका जांच करने का अधिकार कैग को है, और कैग रिपोर्ट हाउस को करता है, चीफ मिनिस्टर को नहीं करता, सीधे असेंबली को करता है। और असेंबली का जो निर्णय होता है वही अंतिम सत्य है। तो ये पूरे मसले में जो हुआ उनके साथ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, और इसके चलते हम लोग अपने पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को हम लोग समेट लें, जो चाहते हैं विरोधी, ये कभी ऐसा नहीं होगा। नहीं, पर मेरा सवाल ये है कि क्या चुनाव में एक तरफ मोदी और दूसरे तरफ लालू प्रसाद यादव, और उस बीच में जब आप दिखाई पड़ते हैं, तो आपको नहीं लगता कि उनको बार बार जो आपके अपोनेंट्स हैं वो कहते हैं सजा याफ्ता,
जंगल राज के पर्याय, तमाम तरह के उपनाम से उनको नवाजा जाता है। आपको नहीं लगता कि जब आप बक्सर में घूमते होंगे, जनता के बीच में जाते होंगे, तो इस तरह की परेशानियों से आपको जूझना पड़ता होगा, जबकि आपका इमेज तो वैसा नहीं है, आपके बारे में परसेप्शन तो वैसा नहीं है, लेकिन आपके नेता के बारे में है। नीतीश कुमार पर कोई इस तरह का आरोप नहीं है, प्रधानमंत्री पर कोई इस तरह का आरोप नहीं है, और आपके पिताजी पर भी इस तरह का किसी ने उंगली नहीं उठाया है। ऐसे में आप जिनको नेता मान रहे हैं, उनको लेकर के तरह तरह की बातें हैं। क्या एक साफ सुथरे छवि वाले प्रत्याशी सुधाकर सिंह को जब जनता के बीच में जाना पड़ता होगा, तो इस तरह की समस्या झेलनी नहीं पड़ती है? आप तो एक बात तुलनात्मक रूप से मैं कह दूं तो हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था, जब तक वो कांग्रेस में थे, कि इस देश के सबसे भ्रष्टतम राजनेताओं में से हैं। 100 वीडियो आपके पास लाइब्रेरी में होंगे। अजीत पवार के खिलाफ तो उन्होंने चुनाव कैंपेन किया महाराष्ट्र में। अजीत पवार उनके मुख्य फोकस में थे, भ्रष्टाचार के संगीन आरोप, 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला। इसके बाद भी वह भारतीय जनता पार्टी में लोग हैं, आज वो लोग बड़े पद पर हैं। ये सुविधा के हिसाब से लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, अन्यथा जो नीतीश कुमार पर आरोप है भ्रष्टाचार का, वो गंभीरतम आरोप है, और इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ हो या जो दिल्ली में सत्ता में उसके साथ हो चिपके रहते हैं कि हमारे पे कार्रवाई नहीं हो। अन्यथा उनसे भ्रष्ट आदमी कौन है राज्य का, जिसके रेजिम में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ, करीब करीब 42 लोगों के साथ, बच्चियों के साथ दुराचार हुआ, कई बच्चियों के लाशें मिली थी, वहाँ कंकाल मिले थे उसके कैंपस में ब्रजेश ठाकुर के। और ब्रजेश ठाकुर के से उनके तो इतने घने रिश्ते थे कि उनके बेटे के बर्थडे में बाई रोड पटना से मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर जाते हैं, फिर भी वो नहीं। कम से कम 120 भी तो बनता है ना षड्यंत्र में शामिल होना। कहाँ उन पर कार्रवाई हुआ आज तक? कई आरोप, दर्जनों आरोप। जब रेल मंत्री थे तो जैक घोटाला उनके राज में हुआ, स्लीपर घोटाला उनके राज में हुआ। सीबीआई जांच आज तक पेंडिंग है, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के रिकमेंडेशन पे है। देश में कानून का राज अगर होता तो आज पिछले 25 साल से एक आदमी के खिलाफ जांच पेंडिंग कैसे रहा? वो चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा बाढ़ में, सीताराम सिंह की हत्या में वो अभियुक्त में से एक थे। 20 साल 25 साल बाद जब वो खुद सत्ता में आए तो वह कुचल हुए। तो ये कहना कि नीतीश कुमार की छवि साफ है, अपने आप में हास्यास्पद है। एक पॉलिटिकल लड़ाई था जिसमें आप एक दूसरे को, किसी को रावण साबित कर दें, किसी को राम साबित कर दें, इस तरह का एक हुआ। नहीं, पर ये बताइए कि आप कह तो रहे हैं, लेकिन 10 साल पहले तो यूपीए की ही सरकार थी जब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के ऊपर था। ये रेल मंत्री तो मेरे ख्याल से 98 से 2004 के बीच में रहे होंगे। तो फिर यूपीए ने इनके खिलाफ प्रोसीडिंग स्टार्ट क्यों नहीं की? खास तौर पर तब जब उसमें लालू प्रसाद एक बड़े स्तंभ थे, उनकी मदद से केंद्र की सरकार चल रही थी, तब इनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स क्यों नहीं स्टार्ट? लालू प्रसाद जी एक अलग तरीके के राजनेता हैं। वो विंडिक्टिव माइंड के लीडर नहीं रहे, वो हमेशा कंस्ट्रक्टिव आदमी रहे। उनको जो काम मिला उसको पूरा किया। वो किसी को विंडिक्टिव माइंड से कभी किसी को तंग तबाह करने का काम लालू प्रसाद जी नहीं किए। आज भी मैं कह रहा हूँ कि उनके दरबार में कितना भारी विरोधी चला जाए और केवल उनसे सहयोग मांग ले, मैं आप अनुमान से ज़्यादा बड़ा विरोधी कोई हो, अगर कोई सहयोग मांग ले तो लालू प्रसाद जी उसको सहयोग करते हैं, कभी भी ना उनके डिक्शनरी में नहीं है। वो एक अलग राजनेता है, इस सदी के 4-5 महत्वपूर्ण राजनेताओं में से जिसकी व्यक्तित्व की व्याख्या नहीं की जा सकती। बाकी कांग्रेस ने क्यों नहीं किया, यूपीए ने क्यों नहीं किया, वो बेहतर उसके बारे में जवाब देंगे। एक बात तो आप जानते हैं कि प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति के चुनाव लड़ रहे थे, तो एनडीए में रहते हुए भी नीतीश कुमार प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति के पद के लिए वोट दिए थे। तो वो अपने मैनेजरियल स्किल के जरिए, और राजनीति में तो है,
और हमारा ये मानना है कि 19 साल बिहार में रहना अपने आप में बड़ी उनके लिए उपलब्धि है। उनके लिए, राज्य के लिए दुर्भाग्य रहा, लेकिन नीतीश कुमार के लिए तो भारी उपलब्धि रहा ना। मुझे एक सवाल का जवाब और दे दीजिए कि कहा जा रहा है कि बीजेपी अंतर्विरोध से गुजर रही है, लेकिन क्या आरजेडी भी अंतर्विरोध का सामना कर रही है? क्या आपके सामने ददन पहलवान भी चुनौती के तौर पर सामने आ रहे हैं? जैसे आनंद मिश्रा को लेकर के कहा जा रहा है कि वो मिथिलेश तिवारी को लेकर के आ रहे हैं। क्या इस तरह की दिक्कतें आपके सामने आ रही हैं? साथ ही साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के इमेज को काउंटर करना आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा है? जब आप चुनावी समर में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आपको लगता है कि उनका इमेज लार्जर देन लाइफ हो चुका है और उसको काउंटर करना बहुत मुश्किल होगा? क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप जितना नीतीश कुमार पे अटैक कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी पे अटैक नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये आपके रणनीतियों का भी हिस्सा हो सकता है, क्योंकि एक बार अरविंद केजरीवाल ने एक चुनाव में ऐसा किया था। इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या इस तरह की बात है जिस वजह से आप लोग बचते दिखते हैं और सीधा अपने जीत की तरफ सोचते हैं? ददन जी का जो आपने सवाल उठाया, वो राष्ट्रीय जनता दल के कभी भी प्राइमरी मेंबर नहीं रहे, तो इसमें बगावत का कोई विषय नहीं। जो पार्टी में कभी रहे नहीं किसी भी पद पर, न एमएलए के तौर पे न पार्टी के पद पे तौर पे, तो निर्दलीय रहे जीवन भर, तो वो कभी हमारे लिए उस मामले में कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अंतर्विरोध है कि उनका एक हार्डकोर वर्कर वो एक इलेक्शन फाइट कर रहा है, वो भी मोदी के नाम पर, कि भाई मुझे मोदी का सपना पूरा करना है। मेरा जिसकी आप चर्चा कर रहे थे ददन जी का, वो तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हैं कि हमको राष्ट्रीय जनता दल से कोई लेना देना है, लालू प्रसाद जी से लेना देना नहीं है। वो लालू प्रसाद जी से भी भारी मतभेद रहे उनके, इसीलिए कभी वो दल में रहे नहीं। रह गया भारतीय जनता पार्टी का, अगर प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा इमेज है तो ये 543 क्यों नहीं जीत रहे हैं? 303 पर क्यों रह जा रहे हैं? 240 तो हारते हैं वो लोग। ये कहना कि राजनीति में वो कोई सुपरमैन है, ये नहीं मैं मानता। नहीं तो क्या आपको यहाँ पर लोग किसान नेता के तौर पर देख रहे हैं, या आपके पिता भी बड़ी शख्सियत हैं, उनके पुत्र के तौर पर देख रहे हैं? बक्सर की जनता आपको किस निगाह से देख रही है, या नीतीश कुमार के धुर विरोधी के तौर पर देखिए, हम धुर विरोधी का कहना ये अपने आप में एक नकारात्मक बात हुआ। मैं कहा ना कि मेरे उनसे बेहद पारिवारिक संबंध, पुत्रवत संबंध, लेकिन मुद्दे के आधार पर हमने राजनीति किया हमेशा। जब मैं 2000 में राजनीति शुरू किया, हम किसान आंदोलन से जुड़े हैं। या कह सकते हैं कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, केएमसी में, तब मैं जीन कैंपेन के साथ हम जो एग्रीमेंट था, जो डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट का हम लोग विरोध कर रहे थे। आप मेरे उस समय केएमसी में पत्रिका निकलती थी, उसमें मेरा लेख निकला हुआ था। पता नहीं अब वो छपता है कि नहीं छपता होगा, लेकिन मैंने पढ़ा है उसको, मैंने पढ़ा है। तो वो लगातार हम इस काम को लगे हुए थे। तब नीतीश कुमार की हम लोग एक ही पार्टी में थे, और हम तो उम्र में भी बहुत कम थे, और भारतीय जनता पार्टी में तो मोदी आए भी नहीं थे उस समय। लेकिन जिन मुद्दों पे हम काम कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं। हमारे कभी मुद्दे में बदलाव नहीं है। किसानों के पक्ष में और उनके हितों के लिए जो संभव नीतिगत निर्णय लेने का सवाल हो या मदद का, उसमें हम लोग कभी भी पीछे नहीं हटते। और समझौता इसलिए नहीं करेंगे कि मुझे एमपी एमएलए बनना है, मिनिस्टर, इसलिए मैं समझौता कर लूँ, ये इस जीवन में नहीं होगा। पद रहे न रहे, एमएलए एमपी रहे न रहे, मिनिस्टर बने न बने, उन मुद्दों पर हम कोई समझौता नहीं करते। आपको यहाँ मुद्दा क्या दिखाई पड़ता है? क्योंकि आरजेडी तो जीतती नहीं रही है यहाँ से, तो पिछले 2 चुनाव में बीजेपी जीती है। इस बार जनता क्यों चुनेगी आपको, ऐसा क्यों लगता है? बीजेपी क्यों जीत रही थी? कोई औचित्य नहीं था जीतने का यहाँ पर, क्योंकि बीजेपी ने कभी कुछ किया नहीं बक्सर के लिए। आप पूरे संसदीय क्षेत्र में घूम जाएंगे तो जो 3-4 बड़े काम हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकाल के हैं। यहाँ पर 2 जो हाईवे जिसको पकड़ के आए होंगे, वो हाईवे भी उसी समय का यूपीए का था। मेरे फादर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उसी समय।
या यहाँ पे बिजली घर चौसा में है, वो भी उसी काल में निर्माण शुरू हुआ। लेकिन बीजेपी जीता तो इसके पूरे बिहार में जीत गया, इसीलिए बक्सर भी जीत गया। लेकिन अब बीजेपी तो ऐसे भी देश में कहीं उस स्तर पे नहीं है, पुराने स्तर पे, तो बक्सर में भी नहीं है वो लोग। तो यहाँ पर आपको मुद्दा क्या दिखाई पड़ता है जब आप लोग? यहाँ वही है, किसान का खेतों में पानी का सवाल हो, या हमारे पर्यटन के विकास का सवाल हो, या हमारे किसानों की आमदनी का सवाल हो। पढ़ाई लिखाई की जो विश्वामित्र की धरती है ये ख़त्म हो चुका है, पढ़ाई लिखाई यहाँ कुछ है नहीं, जहाँ भगवान राम का जहाँ शिक्षा दीक्षा हुआ। तो ये जो इसके गौरव हैं पुराने, इसके सांस्कृतिक और सामाजिक जो गौरव रहे हैं वो सब विनष्ट हो चुका है बक्सर का। ये लड़ाई है बक्सर के पुनर्निर्माण की लड़ाई है, और इसमें सभी लोग जानते हैं कि मैं इसको कर सकता हूँ। मेरे पर लोगों को विश्वास है कि पुनर्निर्माण की पूरी प्रक्रिया पूरा करूँगा। मैं एक दो सवाल बड़ा स्पेसिफिक पूछूंगा, क्योंकि बिहार में जातिगत राजनीति होती है और बिहार इसके लिए प्रमुखता से जाना जाता है। आप जिस समाज से आते हैं उस समाज का झुकाव बीजेपी की तरफ है। क्या आपको लगता है कि आपका समाज यहाँ पर आपके साथ खड़ा है? अभी बीजेपी के साथ कोई समाज नहीं खड़ा है, सबके साथ इन्होंने ठगी किया है। किसी एक वर्ग के बारे में बताएं जिसके हितों की रक्षा के लिए लड़े हों। ये देश में भारतीय जनता पार्टी, अडानी और अंबानी के 10 गुना संपत्ति बढ़े हैं देश में 10 सालों में। इसके अलावा किसी की संपत्ति अगर देश में बढ़ा हो, ये राजनीति में जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस आधार पर राजनीति को खड़ा किया, ये भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि अगर ये रह गए तो भारत को पाकिस्तान बनने में अब देर नहीं है। जिस तरह से वहाँ लोकतंत्र में नकली वोट हो रहा है, वोट इमरान खान को मिला, सरकार शहबाज खान प्रधानमंत्री बन गए, सरकार वहाँ सेना चला रही है। भारत में भी यही होने की प्रक्रिया में ले जाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी। देश की जनता बहुत स्पष्ट राजनीति में राय रखती है। आप इस बार का परिणाम चौंकाने वाला आएगा। जिस तरह से वाजपेयी जी की विदाई हो गई थी 2004 में साइनिंग इंडिया के बावजूद भी, ठीक वही हाल है अभी। नीचे हलचल है, आप महसूस नहीं कर पाए होंगे। आप बात करेंगे लोगों से, आम आदमी से, ठेले पर रिक्शे वाले से, जो वो सीधे सीधे बताएंगे कि वो भाजपा को वोट नहीं करेंगे। जो विपक्ष कहती है, मेरा अंतिम 2 सवाल होगा, जो विपक्ष कहती है आपकी पार्टी जंगल राज का पर्याय, आपकी पार्टी चारा घोटाला का पर्याय, आपकी पार्टी मिस गवर्नेंस का पर्याय, ये बताइए कि विपक्ष जिस जोर से चिल्लाती है और आपके विरोध में अति पिछड़ा समाज आ जाता है, सवर्ण आ जाता है, आपकी पार्टी की जब जब चर्चा होती है तो लोग कहने लगते हैं 2005 से पहले क्या था, किस तरह की स्थिति थी, किस तरह का डर था, कैसे भय व्याप्त था, कभी साले साहब आते थे, तरह तरह की चर्चा होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब आप जनता के बीच में जाते हैं और ये कहते हैं कि मैं बेहतर करूंगा, तो जनता आप पे भरोसा क्यों करे, क्यों उम्मीद? हमारी राष्ट्रीय जनता दल या जनता दल अगर पिछले 40 सालों के 35 सालों के इतिहास को उठा के देखें तो हमारे वोट शेयर कभी कम नहीं हुए। जिस दिन हम सत्ता में थे, माने जिसको सत्ता में आने को आप मानते हैं कि आप अच्छे होने का सबूत क्या हो, इस लोकतंत्र में माना जाता है, जो बहुमत में आ जाता है उसको अच्छा मान लिया जाता है कि नहीं? यही ना लोकतंत्र की परिभाषा इस देश में गढ़ी गई है कि हम बहुमत में इसीलिए हम ठीक है। तो ये बताइए कि हमारा 90 से लेके 2024 तक हमारा वोट शेयर कहाँ घटा? हमारे खिलाफ सुविधा के हिसाब से लोगों ने अलाइनमेंट कर लिया, गठजोड़ कर लिया और हमको चुनाव हरा दिया, लेकिन हमारे वोट तो कभी नहीं घटे। कोई आरोप लगने से वोट शेयर मेरे घट गए ऐसा तो कभी नहीं हुआ। नहीं, उसकी वजह कहा यह जाता है कि आप जातिवादी पार्टी हैं, मुसलमानों को डराते हैं, बीजेपी आ जाएगी। माय समीकरण बिहार में तकरीबन 28%, 32% के आसपास हो जाता है और ये मुख्य वजह है। दूसरी बात,
आप कहते हैं कि हमने लोगों को नौकरी दी, तो आपने नौकरी दे दी तो बदले में जमीन ले ली, ये भी आरोप आप पे लगता है। तीसरी बात आप कहते हैं कि 17 महीने बनाम 17 साल, तो उधर से कहा जाता है कि मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे, ये काम तो मुख्यमंत्री का था। मैं तीनों बात का जो कहा जाता है वही सवाल मैं आपसे कर रहा हूं कि आपकी पार्टी परिवारवादी, आपकी पार्टी पे भ्रष्टाचार का आरोप, नौकरी देने के बदले जमीन लेने का आरोप, और ये तरह तरह के आरोप आपकी पार्टी और आपके पार्टी के नेताओं पर है। फिर आप कैसे दावा करते हैं कि हम बड़ा साफ और क्लीन गवर्नेंस दें? जो आरोप लगाने वाले हैं वो कभी गिरेबान में अपना झांके। परिवारवाद का आरोप लगाने वाले लोग, एनडीए मोदी के नेतृत्व में बिहार में 40 में से 13 लोगों के परिवार के टिकट मिले हैं। 13 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बेटे चुनाव बिहार में लड़ रहे हैं। ये बात भाजपा को और मोदी जी को क्यों नहीं दिखाई देता कि उन्हीं के कलम से इस बिहार में विवेक ठाकुर, शिवेश राम, अशोक यादव, संजय जायसवाल, रविशंकर सिन्हा जैसे तो आधा दर्जन तो बीजेपी में, उनके सहयोगी दल नीतीश कुमार की पार्टी और लोजपा को छोड़ दे। कैसा आरोप? हमारी पार्टी से या हमारे गठबंधन से उतने लोग परिवार से नहीं लड़ रहे हैं जितना वो लड़ रहे हैं। आप इसको मिलाकर देख लीजिए। कोई कह देगा और उसको आप चलाने लगेंगे मीडिया में, सत्यापित भी कर लेना है इस विषय को। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, भ्रष्टाचार की बात। इलेक्टोरल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जब बात निकल के आ गई, सबको मालूम है कि इस देश में जो बूचड़खाना चलाने वाले लोग हैं वो 250 करोड़ भाजपा को चंदा दिया लोगों ने। इस देश में उन तमाम दर्जनों उद्योगपति जिस पर ईडी और सीबीआई ने रेड किया, रेड के बाद वो लोग भाजपा को चंदा देकर अपना केस सुलझाए। सीधे सीधे पैसा लिया भारतीय जनता पार्टी, अपने खाते में पैसा लिया, देश भर में कार्यालय खोला, 5 स्टार होटल जैसा, और चुनावी राजनीति को महंगा किया। या इसके बाद भी, इतने सबूत के बाद भी लोगों को लगता है कि ये विपक्ष के लोगों ने किया या सत्ता पक्ष ने अपने लाठी के बल पे किस तरीके से इस देश में लूटा और देश के उद्योगपतियों से पैसा हड़प करके चुनावी राजनीति को गंदा किया। और आप देख रहे होंगे कंटेंट के स्तर पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एक तरफा बीजेपी अपने विज्ञापनों के जरिए खड़ा कर दी, जहां विपक्ष के लिए स्पेस नहीं दे रही है। लोकतंत्र चलेगा कैसे? लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहेगा तो लोग, चुनाव का अर्थ क्या रह जाएगा? एक मैसिव स्केल पर हम कैंपेन चलाएंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर, और आप देखेंगे कि किस तरीके से इस मुद्दे को मैं उठाऊंगा। अभी लोकसभा चुनाव का मुख्य मुद्दा को अभी डेविएट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये गरीबों की लड़ाई है, किसानों की लड़ाई है, नौजवानों की लड़ाई है। इसको पूरा होने दीजिए। अब 75 साल का एक बूढ़ा आदमी जो अपनी पार्टी के 3 स्टॉलवर्ट लीडर को राजनीतिक हत्या कर देते हैं, अटल जी, आडवाणी जी, जोशी जी, इस आधार पे कि 75 साल पूरा कर लिए, और अभी 75 साल मोदी जी का पूरा होने के बाद उनको सीधी बात कहनी थी कि मेरा उत्तराधिकारी राजनीति में कौन है, उसकी जगह 5 साल के लिए पुनः मांगना। एक जो भारतीय जनता पार्टी एक देश 2 विधान नहीं चलेगा का नारा दे करके अपनी पार्टी में आज 2 विधान मोदी जी पैदा कर दिए, भारतीय जनता पार्टी वाले सोचे कि उनका रिटायरमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। चलिए, मेरा अंतिम सवाल बस आपसे ये होगा कि क्या आपको लगता है मुसलमान आपसे जुड़ा हुआ, आपने सिर्फ 2 टिकट दिया है और ये समस्या विकराल रूप लेती जा रही है? मैं कुछ जगह मुसलमानों से भी बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि जितना टिकट उन्होंने मुसलमानों को दिया है उतना तो लालू प्रसाद जी ने अपने 2 बेटियों को दे दिया, तो मुसलमान उनका ही क्यों रहे? मुसलमान उन पर ही भरोसा क्यों करे? इस देश में धर्म के नाम पे चुनाव राष्ट्रीय जनता दल नहीं लड़ रहा, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, अल्पसंख्यकों को दे दिए जाएंगे। ये गला फाड़ करके चिल्ला कौन रहा इस देश में? मोदी जी। हम लोग तो कहीं नहीं कर रहे हैं कुछ धर्म के आधार पे हम लोग वोट मांग रहे हैं।
कोई एक भी उदाहरण बता दे। जातीय जनगणना तो आपने करा है, उस अधिकार पर, उस आधार पर टिकट का बंटवारा भी तो कुछ होना चाहिए। ये सवाल तो उठ रहा है ना, जातीय जनगणना कराने में आप आगे थे और 18% मुसलमान को सिर्फ 2 टिकट, ये उनके साथ न्याय है या अन्याय है, क्या मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग जब आरोप लगा रहे हैं तो ये बात को समझना होगा कि वो कहाँ न्याय कर दिया उन्होंने भी टिकट बंटवारे में कौन न्याय कर दिया? तो आपने क्यों अन्याय किया? हमने कोई अन्याय नहीं किया। हम 2 नहीं 4 टिकट दिए हैं। आप 2 क्यों कह रहे हैं? 40 टिकटें हैं जिसमें से 7 रिजर्व हैं। 33 टिकटों में से हम 4 उनको दिए हैं, 2 कांग्रेस के जरिए, 2 हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जरिए। जो परिस्थितियां हैं, जो इस राज्य की राजनीति की, जो जिन परिस्थितियों के निर्माण में देश के प्रधानमंत्री की भूमिका और भाजपा की भूमिका है, उस परिस्थितियों को हमने नहीं बनाया है, उन लोगों ने बनाया है। उन परिस्थितियों में 4 टिकट हम लोगों ने दिया है और भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है। 1-2 लोगों को हम लोगों ने कहा था लड़ने के लिए, उन लोगों ने टिकट किन्हीं कारणों से नहीं लड़े, तो हमने उस टिकटों पर बदलाव किया। हिना साहब के लिए भी हम लोग चाहते थे कि वो लड़ें सिवान, लेकिन उनकी अपनी अलग मजबूरी रही होगी, पारिवारिक मजबूरी रही होगी। एक आध जगह और भी हम लोगों ने कहा था। तो स्वाभाविक है कि जो राजनीतिक परिस्थिति देश के प्रधानमंत्री ने बनाया है, वो कई वर्गों के लिए संकट पैदा कर दिया है देश की राजनीति में। इसको मैंने कहा ना कि भारत को पाकिस्तान बनने में बहुत देर नहीं है अगर ये लोग रह गए तो। चलिए, तो आपने हर सवाल का जवाब बहुत साफ गोई से दिया और अपने पक्ष को, अपने पार्टी के पक्ष को बड़े साफ तरीके से रखा। चाहे परिवारवाद का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, हमने बेधड़क इनसे सवाल पूछे और इन्होंने हर बात का जवाब अपने तरीके से दिया और अपने पार्टी का पक्ष भी रखा। सवाल ये उठता है कि पिछले 2 बार से चुनाव में जीत रही बीजेपी, क्या इस बार उसको ये पटक देंगे? क्योंकि किसान नेता के रूप में पहचान बना चुके सुधाकर सिंह के लिए ये एक बड़ी चुनौती है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये यहाँ के मजबूत उम्मीदवार हैं। आखिरकार परिणाम क्या होगा ये तो 4 जून के बाद पता चल पाएगा, लेकिन बक्सर की लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर है, क्योंकि आरजेडी की तरफ से प्रत्याशी सुधाकर सिंह हैं, जिन्होंने शुरू से ही अपनी पहचान किसान नेता के रूप में बनाई है। तो इस समय बक्सर से अपने साथी जेरी और अंकित मिश्रा के साथ TV9 के लिए पंकज कुमार। धन्यवाद, नमस्कार। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।